ये एक सॉलिड बॉडी है जो कि ग्राउंड से फिक्स्ड है। इस पे अगर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये बॉडी जो है ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म्ड होता है। इस फोर्स को जो कि इसे डिफॉर्म करता है इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है तो ये सॉलिड अपने पुराने जो स्टेट है, जो शेप है, साइज है, उसे रिगेन कर लेता है। तो सॉलिड का जो बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पे हम कह सकते हैं वो ये है कि आप देखिए, हम इस पे जितना डिफॉर्म करना चाहते हैं हमें उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बिना फोर्स का ये डिफॉर्म नहीं होता है, मतलब ये किसी तरह से ये रेजिस्ट करता है। सॉलिड रेजिस्ट्स डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। और दूसरा प्रॉपर्टी हम एसोसिएट कर सकते हैं कि ये रिगेन कर लेता है, इट रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाता है। लिक्विड्स, हम कह सकते हैं फ्लूइड्स, उनमें पूरी तरह से ये प्रॉपर्टी तो नहीं होता है लेकिन बहुत हद तक ऐसा प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मान ले कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक तो पानी और दूसरा शहद, हनी। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि पानी, इसे हम कहते हैं ये कम गाढ़ा है, कम थिक है, लेकिन शहद बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। पानी में हमें इस तरह का प्रॉपर्टीज का ग्लिम्प्स तो बहुत कम मिलता है, लेकिन हनी में, मतलब शहद में, शहद भी एक लिक्विड है, इसमें हमें कुछ हद तक इस तरह का प्रॉपर्टी दिखता है। आप गौर करें कि पानी गिरते साथ बहुत ही कम समय में कंटेनर का शेप जो है वो ले लेता है, लेकिन शहद ये कंटेनर का शेप लेना तो चाहता है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पे ये कंटेनर का शेप तो लेगा, लेकिन ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, इसीलिए बहुत धीरे 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 ये आगे बढ़ता है। ये भले आगे बढ़े इस डायरेक्शन में, पानी के केस में ये तुरंत जो है कंटेनर का शेप जो है ये ले लेता है, इतने कम समय में ले लेता है कि हमें लगता ही नहीं कि ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, लेकिन करता है। इतना कम करता है हम उसे फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन हनी के केस में, शहद के केस में हम उसे फील कर पाते हैं। यहां पर ये जो है आगे तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीरे 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 ये आगे बढ़ता है। तो यहां पर आप गौर करें कि ये भी लिक्विड होने के बावजूद ये जो है डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। यहां पर हमें बहुत ज्यादा, वेरी हाई रेजिस्टेंस दिखेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, वेरी हाई रेजिस्टेंस। और यहां पर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो है लेकिन दिखता नहीं है, वाटर के केस में समझ में नहीं आता है, तो यहां पर जो है लो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन दोनों ही केस में ये जो डिफॉर्म हो रहा है उसे ये रेजिस्ट करता है। डिफॉर्म कहने का मतलब यहां इसका जो शेप में चेंज हो रहा है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हुए जो इसके शेप में चेंज हो रहा है उसे मैं डिफॉर्मेशन कह रहा हूं यहां पर। तो उसे कुछ हद तक पानी रेजिस्ट करता है, लेकिन शहद जो है बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है। तो लिक्विड्स के केस में, अगर लिक्विड्स या मैं फ्लूइड कह सकता हूं, फ्लूइड्स के केस में हमें क्या दिखता है? नंबर 1 प्रॉपर्टी जो इसके बारे में हमने बात किया था, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, ये हमें दिखता है कम ही सही। सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो ये जो है रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन होगा, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी जो है, जो कि सॉलिड में दिखता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते साथ ये पुराने शेप और साइज में वापस चला जाता है, ये आप लिक्विड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इस कंटेनर का ही शेप जो है लेगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी जो है, जो कि सॉलिड में दिखता है, वो लिक्विड में, सॉलिड में तो दिखता है लेकिन ये लिक्विड में नहीं दिखता है। तो आप यहां पर अगर ध्यान दें तो आप ये पाएंगे, आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहां पर
यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ का मॉलिक्यूल आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन पीछे वाले मॉलिक्यूल्स जो है, इसके नीचे वाले लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो इसे बांधे रख रहा है इस जगह पे। ये भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पीछे से नीचे से इसे कोई खींच रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी, इसी को कहा जाता है फ्लूइड का विस्कोसिटी। चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इसके लिए हम एक अलग सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे इस चीज को समझने के लिए, और साथ ही साथ हम विस्कस फोर्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एक टेबल है, और इस टेबल में क्या होता है कि टेबल में थोड़ा सा एक लिक्विड डाल दिया गया। वो शहद वाला एग्जांपल ही मान ले यहां पर शहद डाला गया। इसके ऊपर एक प्लेट रखा गया, चलिए ग्लास प्लेट ही मान लेते हैं। अब इस ग्लास प्लेट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, तो इससे होगा क्या, फोर्स लगाने से इनिशियली इसमें एक छोटा सा एक्सीलरेशन रहेगा, लेकिन कुछ देर में ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा। फोर्स लगाने के बावजूद इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। शुरुआती समय में थोड़ा सा समय के लिए ये दिखेगा, लेकिन बाद में ये नहीं दिखता है। रीजन आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर ये जितना गाढ़ा होता है लिक्विड, अगर मान ले यहां पर ऑयल होता तो इसे ड्रैग करने के लिए, ऊपर वाले लेयर को ड्रैग करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर ये शहद हो, हाईली विस्कस फ्लूइड अगर हो, तो हमें इस लेयर को खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें समझना होगा कि यहां अंदर क्या चल रहा है। इसके लिए हम एक छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट करेंगे, इस जगह पे करेंगे कंसंट्रेट। तो यहां इसी को अगर हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला लेयर, ये नीचे वाला लेयर, और ये जो लिक्विड था यहां पर, इस लिक्विड को हम अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। वर्चुअली आप स्प्लिट कर ले इसे। अब देखिए, ये ऊपर वाला लेयर जो है ये आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसके एडजेसेंट, इसके साथ सटा हुआ ये जो लेयर है ये भी उसी के साथ बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। लेकिन नीचे वाला जो यहां पर ये स्लैब है, ये चूंकि रुका हुआ है, तो इस लेयर को, इसके साथ सटा हुआ जो लेयर है, इसे ये रोके रखना चाहता है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो ऊपर वाला स्लैब इसे, इस लेयर को ऊपर की तरफ अपने साथ, माफ कीजिएगा, अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन नीचे वाला स्लैब जो है इसे, इस वाले लेयर को यहीं पर रोक के रखना चाहता है। तो ऐसे में देखिए एक कन्फ्लिक्शन हो रहा है। अब होगा क्या, होगा यही कि ये चूंकि रुके रहना चाहता है और ये चूंकि आगे बढ़ना चाहता है, तो ये अपने नीचे वाला जो लेयर है उसे भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता है। वो अपने नीचे वाले को अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता है, वो उसके नीचे वाले को अपने साथ खींच के ले जाना चाहता है। उसी तरह से नीचे वाला ये लेयर जो है ऊपर वाले को रोके रखना चाहता है, ये अपने ऊपर वाले को रोकना चाहता है। सो नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को रोक रहा है, ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को खींच के अपने साथ ले जाना चाहता है। तो ऐसे में होगा ये कि मोशन जो है कुछ ऐसा होगा, इसके साथ सटा हुआ लेयर सबसे तेजी से फ्लो करेगा, उसके नीचे वाला लेयर उससे कम तेजी से फ्लो करेगा, उससे नीचे वाला लेयर और कम, उससे नीचे वाला लेयर और कम, उससे नीचे वाला और कम, और उससे नीचे वाला जो सबसे नीचे है, जो कि इस स्लैब के साथ, नीचे वाले स्लैब के साथ सटा हुआ है, वो सबसे धीरे, लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब यहां पर गौर फरमाएं कि हमने इस स्लैब को खींचा था, हमने लगाया था फोर्स, लेकिन ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआती एक छोटे से समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए इसमें एक्सेलरेशन रहता है, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। जब एक्सीलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा।
मतलब ये ऊपर वाला लेयर जिसमें कि हम बाहर से F फोर्स लगा रहे हैं, उसे जरूर कोई पीछे की तरफ खींच रहा होगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, तब जाके दो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस बॉडी पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है। वो जो पीछे की तरफ फोर्स है वो लगाता कौन है? वो लगाएगा ये वाला लेयर, और इसी फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स। So this force is called, this is viscous force, viscous force, F sub V से हमने इसे डिनोट किया। तो ये इसे पीछे की तरफ खींच रहा, कौन? ये वाला लेयर इसे पीछे की तरफ खींच रहा है, और ये स्लैब जो है, ये स्लैब इस लेयर को आगे की तरफ खींच रहा है। इस लेयर को इसके नीचे वाला लेयर जो है पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को आगे की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण कि हमें कुछ ऐसा वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ऊपर वाला वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम नीचे वाला, उससे कम नीचे वाला, उससे कम नीचे वाला। तो इस तरह से हमें एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट मिलता है। धीरे धीरे वेलोसिटी या कहें स्पीड वो कम होते जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया, जो फोर्स इस ऊपर वाले स्लैब को पीछे की तरफ धकेल रहा है या फिर इसे रोकने का कोशिश कर रहा है, या फिर कहें इस फोर्स को जो कैंसल कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स है, ये पाया गया कि ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। ये जो है यहां पर जितना एरिया में इस स्लैब के साथ इस लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है, उस एरिया पे ये प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, ये दो सॉलिड्स के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे थोड़ा सा डिफर करता है यहां पर। इसके पीछे का रीजन ये है, अगर स्लैब को आप ऊपर से देखें तो ये रहा वो स्लैब, इसके नीचे जो है लिक्विड है और उसके नीचे जो है टेबल है। तो ये स्लैब अगर ये ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहे, इसका एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसके साथ कांटेक्ट में होगा, और उस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो लेयर है, उस लिक्विड का जो लेयर है, उसके नीचे वाला लेयर में भी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण, बहुत हद तक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण यहां पर विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया ज्यादा मतलब एक एक लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। तो ये विस्कस फोर्स एरिया पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ ये जो विस्कस फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड पे, जिस स्पीड से हम इस ऊपर वाले स्लैब को खींच के ले जाएंगे। जितना तेजी से खींचा जाएगा उतना ज्यादा फोर्स, ये विस्कस फोर्स अराइज करता है। ये एक और चीज पे डिपेंडेंट है विस्कस फोर्स, वो है कि ये जो है ऊपर वाला जो स्लैब है और नीचे वाला जो स्लैब है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस पे भी ये डिपेंडेंट होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान ले ये स्लैब है ऊपर वाला और ये नीचे वाला स्लैब है, इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही लेयर है। ये जो है मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर लेयर है। तो अब सोचिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ये वाला लेयर, नीचे वाला लेयर यहां पर रोके रखना चाहता है, इस जगह पे रोके रखना चाहता है, और ऊपर वाला लेयर जो है वो इन्हें खींच के ले जाना चाहता है। तो ये जो ऊपर वाला स्लैब है, इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है, नीचे वाले लेयर का जो असर है, इसे रोके रखने का असर, ये असर यहां पर बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। लेकिन ऐसे केसेस में जब डिस्टेंस काफी बड़ा होता है तो हम वर्चुअली से बहुत सारे लेयर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है इसे रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असर थोड़ा कम हो गया। अब ये ऊपर वाले को रोकने का कोशिश कर रहा है, जबकि ये थोड़ा ही सही मूव कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ नहीं है। ये ऊपर वाले को रोकने का कोशिश कर रहा है, मतलब रोकने का जो इफेक्ट है ये थोड़ा कम हो गया। अब ये जो कि उससे भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, ये अगर ऊपर वाले को रोकने का कोशिश करे तो उसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। फिर ये इसे रोकने का कोशिश कर रहा तो इफेक्ट घटा, फिर इफेक्ट घटा, फिर इफेक्ट घटा, अब फिर इफेक्ट घटा। मतलब कि जितना ज्यादा लेयर्स होगा
मतलब कि ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो ये रोकने वाला जो टेंडेंसी है, ये असर जो है ये उतना कम हो जाएगा। सो डिस्टेंस बढ़ते साथ विस्कस फोर्स जो है वो घटते जाएगा। डिस्टेंस जिस रेट से बढ़ेगा विस्कस फोर्स उस रेट से घटेगा। इसीलिए ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। अब अगर इन तीनों को हम एक साथ रखें तो हम कहेंगे ये जो विस्कस फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट इनटू स्पीड, ये वाला स्पीड, डिवाइडेड बाय दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इस पे। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हम ये कहेंगे विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, पहले मैं इसे लिख लूं, ए वी डिवाइडेड बाय टी, और यहां पर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। इसे हम ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं, और ये जो है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। सो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स, डिफरेंट फ्लूइड। सो अलग अलग फ्लूइड के लिए इसका वैल्यू जो है ये अलग अलग निकलता है। देखिए मटेरियल अगर चेंज हो जाता है उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है, उस बेसिक प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो अलग अलग फ्लूइड तो अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो ईटा है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसे हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइड विथ डी डिवाइडेड बाय ए इंटू वी। सो विस्कस फोर्स इंटू डी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू स्पीड। तो अगर हम इसका एसआई यूनिट पता करना चाहते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर हम इसका एसआई यूनिट पता करना चाहते हैं तो देखिए फोर्स के लिए एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट मीटर है, डिवाइडेड बाय एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर है, और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड। सो मीटर और पर सेकंड वहां हम न्यूमरेटर में सेकंड लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का पर सेकंड न्यूमरेटर में सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर मैं मीटर और मीटर कैंसिल कर दे रहा हूं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इंटू सेकंड। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये क्या होता है, ये होता है पास्कल, ये प्रेशर का यूनिट है। सो हम इसी को पास्कल सेकंड कह सकते हैं बिकॉज दिस इज पास्कल सेकंड। सो ये इसका एसआई यूनिट हो गया पास्कल सेकंड। इसका एक और यूनिट है, एक रेगुलर यूनिट है जिसे कि पुआज कहा जाता है, पुआज, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर पी से। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 10 पुआज में 1 पास्कल सेकंड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 10 पुआज में 1 पास्कल सेकंड होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि किसी लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि उस लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ज्यादा है या कम है। किसी का अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा, उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। अब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के थ्रू जब नीचे गिरता है तो उसमें उसके विस्कोसिटी के कारण कितना फोर्स एक्ट करता है ये हम पता लगाते हैं स्टोक्स लॉ से। तो अगले वीडियो का हमारा मुद्दा यही रहेगा, स्टोक्स लॉ, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।